हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ खिसकता नेपाल। भारत के हाथ से खिसकता नेपाल, या यूं कहें कि भारत और नेपाल के बीच में लगातार जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उनके बारे में एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो एशिया के अंदर उभरती हुई दो शक्तियां, एक चाइना दूसरा इंडिया, और इन दोनों के बीच में छिपा हुआ या इन दोनों के बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा देश नेपाल। अब असलियत में समस्या यही आ रही है कि जैसे जैसे चाइना का राइज हुआ, नेपाल जो किसी टाइम पर भारत का एक बहुत अच्छा या यूं कहे कि परम मित्र हुआ करता था, आज के दिन उसके अंदर हालात बदल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदलती जा रही हैं और हालात और मानसिकता लोगों की इस तरीके से बदल चुकी है कि आए दिन भारत और नेपाल के बीच में छोटी मोटी किसी न किसी खटपट की बात हमारे को सुनाई देती रहती है। क्या कारण है कि एक ऐसा देश जिसका भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध हो, हमारे यहाँ की शादी ब्याह, हमारे यहाँ के धर्म, उनके यहाँ हमारे यहाँ के रीति रिवाज लगभग काफ़ी हद तक उनसे मिलते जुलते हों, और अगर एक दूसरे के आसपास नेपाल के और भारत के इलाके जो आपस में एक दूसरे से टच करते हैं, उन टच करते हुए इलाकों के भी आपस में रोटी बेटी का संबंध हो, हमारे आपस में बॉर्डर के लिए आप लोगों को किसी बॉर्डर पार करने के लिए आपको किसी तरीके से के पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत ना पड़ती हो, ऐसा देश जिससे आपके संबंधों की कस्में खाई जा रही हों, ऐसा देश जो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के अंदर बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त करता हो, ऐसा देश जिसके यहाँ के लोगों को भारत की सरकारी नौकरियों तक के अंदर परमिशन मिली हुई हो, ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी का लगभग 80-85% इंडिया पर डिपेंडेंट हो, एक ऐसा देश जिसकी सारी के सारी आस्थाएं इंडिया से, ऐसा देश जिसके अंदर इंडिया की 80% पॉपुलेशन के तीर्थ स्थान वहाँ पर मौजूद हों, ऐसा देश जो कुंभ का मेला भी नहाता है, ऐसा देश कुंभ के अंदर स्नान भी करता है, डुबकियाँ भी लगाता है, ऐसा देश जिसकी 4 धाम जिसमें भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका जिक्र मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर ऐसा देश लगाकर कॉमन थिंग्स इंडिया के लिए फेवर में डेवलप की जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे उस टाइम पर चाइना जो है, यानी आज से लगभग 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, तब उस टाइम पर जब हम टीवी पर डिबेट देखते थे तो हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स होते थे, हमारे जो उस टाइम के एम्बेसडर्स होते थे, वो ये लोग कहते थे कि चाइना जितना मर्जी कोशिश कर ले, चाइना कितनी मर्जी कोशिश कर ले, नेपाल को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। आज वही नेपाल है, भारत के चाइना के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, भारत के सामने आंखें दिखाता हुआ नज़र आता है। वही नेपाल है जिसके किसी टाइम पर जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया से गाइडेंस लेती थी, आज वही नेपाल है जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया से गाइडेंस लेने की जगह उनकी सरकार बचाने का काम चाइना कर रहा है। सोचकर देखिए, ऐसा महसूस होता है कि जैसे चाइना भारत के सर पे आके खड़ा हो चुका है और अब नेपाल की पॉलिटिक्स भारत के प्रभाव में नहीं बल्कि चाइना के प्रभाव में जा रही है, और शायद दो देशों के बीच में पिसता हुआ दिखाई देगा नेपाल, या आपका एक ऐसा देश जो किसी टाइम पर परम मित्र था, आपके दुश्मन के चंगुल में इस तरीके से फंस चुका है, इतना बुरी तरीके से फंस चुका है कि आपसे दुश्मनी निभाते निभाते, आपसे गुस्सा दिखाते दिखाते कहीं वो खुद को ना जला बैठे, कहीं वो खुद को ना बर्बाद कर बैठे। दोस्तों, आज इसी नेपाल के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा या भारत के क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा नेपाल के अंदर मौजूद है, नेपाल पर डिपेंडेंट है, और अगर नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तो वो जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या में रहेगा। दोस्तों, इसलिए पहले नेपाल की ज्योग्राफी मैप के थ्रू समझ लेनी चाहिए। अगर आप इंडिया चाइना का बॉर्डर देखते हैं तो इंडिया ये चाइना है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इंडिया भी एक काफ़ी बड़ा कंट्री आपको दिखाई दे रहा है। इसी इंडिया और चाइना के बीच में ये एक छोटा सा देश इस तरीके से नज़र आएगा, ये है नेपाल।
इस पूरे देश की बॉर्डर्स जो है सिर्फ और सिर्फ दो देशों के साथ मैच करते हैं या दो देशों को टच करते हैं, एक चाइना और एक इंडिया। और ख़ास बात यह है, चाइना और इंडिया दुनिया में, एशिया के अंदर खासकर दो सुपर पावर्स की तरीके से उभर रहे हैं और दोनों के बीच की जो दुश्मनी है वो सबके सामने है, सबके सामने साफ खड़ी हुई नज़र आती है। ये जो चाइना और इंडिया है, ये क्योंकि दोनों का राइज साइमल्टेनियस हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अगर साइमल्टेनियस राइज होगा, अगर एक साथ उदय होगा, तो कहीं ना कहीं एक साथ उदय होगा तो ये लोग लड़ेंगे भी। और ऐसा नहीं है लड़ेंगे भी तो लड़ नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं और संघर्ष इनका निरंतर जारी है। अगर आप देखेंगे, चाहे आपका यहाँ पर पाकिस्तान के मामले में चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट के अंदर ग्वादर पोर्ट बना रहा हो और ईरान के अंदर इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहा हो। इसी तरीके से मालदीव्स का एरिया के अंदर भी चाइना और इंडिया आमने सामने भिड़े हुए हैं। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, दो ग्रुप्स में श्रीलंका की पार्टियां बटी हुई होती हैं। एक हिस्सा चाइना की तरफ देखता है, दूसरा हिस्सा इंडिया की तरफ देखता है। बांग्लादेश का भी कमोबेश यही हाल है। शेख हसीना सरकार जो है वो इंडिया के फेवर में बात कर रही होती है और खालिदा जिया सरकार जो है वो पाकिस्तान और चाइना के फेवर में बात कर रही होती है। इसी तरीके से म्यांमार का हाल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडिया के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाता हुआ चाइना नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी जो मोतियों की माला है वो सिर्फ और सिर्फ समंदर के अंदर नहीं है। चाइना भारत के खिलाफ, भारत को घेरने के लिए जो हमारे लैंड एरिया वाले देश थे, जो हमारे लैंड बॉर्डर्स कहो या लैंड लॉक्ड कहो, कंट्रीज़ कहो, उनके अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता जा रहा है, चाहे पैसे के दम पे, चाहे किसी में भी। इसमें दो देश इंपॉर्टेंट हैं, एक नेपाल और दूसरा भूटान। भूटान की कहानी किसी और दिन बताऊंगा कि किस तरीके से भूटान भी कहीं ना कहीं, भूटान के ऊपर भी भारत की जो पकड़ है, जो ग्रिप है, वो कमज़ोर हुई है। लेकिन नेपाल और भारत के जो संबंध हैं वो इस टाइम खट्टे होते हुए नज़र आ रहे हैं। या यूं कहें, चाइना जो है अपनी हरकतों को दबाने के लिए और जैसे जैसे वो चाइना की टेरिटरी में कब्जा करता जा रहा है या फिर अपने चाइना के अंदर जो गलत काम कर रहा है उनको दबाने के लिए भारत के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि क्या कारण है कि नेपाल से भारत जो है, नेपाल के अंदर भारत सरकार जो है वो निरंतर कमज़ोर पड़ती जा रही है। और उस कमज़ोरी का आलम ये है कि आपके हाथ से नेपाल इस हद तक खिसक रहा है कि ज़रा सी बात पर आंखें तरेड़ कर आंखें दिखा रहा है, तीखे स्वर में आपसे बात कर रहा है। दोस्तों, ये अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाऊं तो ये आपके सामने टेरिटरी ऑफ नेपाल है। देखो, किसी भी देश के जो संबंध किसी भी दूसरे देश से होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं। आप ये देखिए, एक तो उस देश के दूसरे देश से संबंधों के ऊपर निर्भर करती है उसकी ज्योग्राफी इस हद तक निर्भर करती है, ज्योग्राफी इस तरीके से निर्भर करती है कि दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल, कि किसी देश को किसी दूसरे देश की क्या ज़रूरत है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो मोटे तौर पर नेपाल जो है वो भारत से लगभग 3 तरफ से घिरा हुआ है। इस तरीके से ये 3 तरफ का जो बॉर्डर है वो इंडिया से नेपाल घिरा हुआ है और इसीलिए नेपाल की जो लगभग सारी इकोनॉमी है, 80 से 90% जो इकोनॉमी है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जो भी एक्सपोर्ट होगा वो भारत से होगा, जो भी इंपोर्ट होगा वो भारत पे होगा। यहाँ के लोगों को बाहर जाना है तो भारत से इसको सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और भारत के लोग ही वहाँ के भारत के लोगों से उनका सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। टूरिज़्म भी भारत से सबसे ज़्यादा जाता है, लेन देन भी भारत में सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ तक कि नेपाल से आए हुए लोगों को भारत में ही सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस में से एक रीज़न है हिंदू होना, दूसरा रीज़न है बोलचाल भाषा का मैनेज करना, तीसरा हिंदी जो देवनागरी है वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कल्चर का समान होना और ये सब चीज़ें
इंडिया के फेवर में जाती हैं नेपाल के अंदर। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नेपाल से जो मेनलैंड चाइना है वो लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, और बीच में जो तिब्बत से लेकर तिब्बत और महान हिमालय जो है वो इतना ज़्यादा अलंघनीय है, उसको ज़्यादा क्रॉस नहीं किया जा सकता कि नेपाल के चाइना से ज़्यादा से डायरेक्ट रिलेशंस नहीं रहे हैं। 1962 वॉर में भी अगर आप देखें तो हालात ये थे कि नेपाल ने अपनी टेरिटरी तक को इस्तेमाल करने दिया था चाइना से लड़ने के लिए या चाइना को घेरने के लिए। दोस्तों अब एक तो ज्योग्राफी डिपेंडेंट करती है जो कि इंडिया के फेवर में थी। अब आप कहेंगे ये जो ज्योग्राफी है ये अब चाइना के फेवर में कैसे जा रही है, वो अभी बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए जब चाइना ने लहासा से काठमांडू तक की एक डायरेक्ट रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं ये रेलवे लाइन और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जब कनेक्ट हुए तो नेपाल को ऐसा लगा कि उसे कहीं दूसरा रास्ता भी दुनिया के मतलब बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी मिल गया है। जब वो दूसरा रास्ता मिल गया तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे ज़रूर होते हैं जो दो देशों के बीच में डिफरेंस को भी क्रिएट करते हैं। दो देशों के बीच संबंध जब होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने वाले जो दो देशों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट करने वाले मुद्दे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब क्योंकि वो मुद्दे ऑब्वियस सी बात है नेपाल और भारत के बीच में भी मौजूद रहे, और नेपाल हर समय या आए दिन भारत के ऊपर बिग ब्रदर अप्रोच का इल्ज़ाम लगाता रहता है। यानी यहाँ बिग ब्रदर का मतलब बड़े भाई से नहीं है, वो तो एल्डर ब्रदर होता है। बिग ब्रदर का मतलब धौंस जमाने वाला दिखाई देता है, धौंस जमाने वाला। दोस्तों जब ये नेपाल के अंदर हमेशा से ये एक ओपिनियन रहा है कि भारत जो है बड़ा होने की और अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए नेपाल से अपनी बातें मनवाता रहता है और आए दिन उस पर धौंस जमाता रहता है। जब ये धौंस जमाने वाली सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं नेपाल की अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। भाई आजकल हर देश के अंदर राष्ट्रवाद है, हर जनता हर ग्रुप अपने देश से प्यार करता है। नेपाल भी नेशनलिज्म का ही एक उदाहरण है। ऐसे में चाइना का नेपाल में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, आप ये बताइए कि चाइना इस नेपाल जैसे छोटे से देश के अंदर क्यों इंटरफियर करना चाहता है। दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ एक इंडिया है, मतलब यहाँ इंडिया का एक बॉर्डर है इस तरीके से, और ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, और ये जो बॉर्डर है ये नेपाल के साथ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पूरे का पूरा इलाका है ये सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा है, और इसी को कहा जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया, यानी भारत की कमजोरी या भारत की गर्दन या टेटवा। थोड़ा सा दबा दिया और इस पर अगर कब्जा हो गया, इस चिकन नेक पर अगर कब्जा हो गया तो भारत का अपने उत्तर पूर्व के भारत का अगर इस इलाके पर ये जो पूरा इलाका है अगर इसको किसी तरीके से रोक दिया गया या काट दिया गया तो भारत का अपने बाकी हिस्से जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है इससे पूरा संपर्क कट जाएगा, और फिर भारत और चाइना के लिए बहुत आसान होगा इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा स्थापित करने का। समझे, ये पूरा इलाका सोचकर देखिए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो ये एरिया है या जो इलाका है वो पूरे का पूरा इस 30 किलोमीटर की नेक के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि ये भारत की इस 30 किलोमीटर की जो गर्दन है इस पर डिपेंड करता है, और आपके लिए 30 किलोमीटर भले ही बहुत ज़्यादा होता हो लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ये 30 किलोमीटर ना के बराबर होता है, वो भी तब जब मिसाइलों का ज़माना हो। यानी इसको अगर काट दिया गया तो ये जो पूरा इलाका मैंने शेड किया है ये बिल्कुल खतरे में आ जाएगा, आपके हाथ से निकल चुका होगा। तभी आप आए दिन देखोगे तो चाइना हमेशा इंट्रूजन करता हुआ नजर आता है, चाइना हमेशा पंगे लेता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं वो कभी तो भूटान के अंदर इस इलाके में आके डोकाला इशू
डोकाला इशू क्रिएट करता है और यहाँ आके सड़क बनाने लगता है, क्योंकि इधर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका रह जाता है। भारत का जो चिकन नेक है वो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है, यानी एक मिसाइल की मार पर। इसी तरीके से कभी वो नेपाल के अंदर आकर इंडिया से पंगा लेता है, यानी नेपाल को उकसा कर या किसी भी तरीके से भारत के इस हिस्से पर डिस्टरबेंस क्रिएट करवाई जा सकती है। या फिर कभी वो बांग्लादेश के अंदर जब उसकी सब फेवरेबल सरकार होती है तो वो इधर आके डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। या फिर भारत में रहने वाला शर्जिल इमाम जैसा बंदा, जो शाहीन बाग इश्यूज़ के अंदर अगर देखो, शाहीन बाग के जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो शर्जिल इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था कि इंडिया के इस चिकन नेक के ऊपर इतना मलबा डाल दो कि भारत की सरकार अगर, और इसे 30 दिन के लिए बंद कर दो ताकि भारत की सरकार घुटनों के बल आ जाए। सोचकर देखिए, आपके देश की ये कमजोरी है, आपके देश की ये कमजोरी है और चाइना इस आपके देश की इस कमजोरी को बखूबी जानता है। इसलिए वो कभी भूटान के साथ अपने संपर्क बढ़ाता है, कभी डोकालाम इशू क्रिएट करता है, कभी नेपाल के साथ इतनी जबरदस्त दोस्ती बना रहा है कि नेपाल में एक तरीके से एंटी इंडिया नहीं कहो तो प्रो इंडिया भी नहीं है एक सरकार, और एक ऐसी सरकार है जो भले ही बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रही हो लेकिन उसका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। तो भारत के लिए क्या क्या समस्याएं हैं ये समझिए, और ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, ये सबसे बड़ी पॉलिसी है चाइना की इंडिया के लिए। ये सबसे बड़ी पॉलिसी है चाइना की इंडिया के लिए। नेपाल से दोस्ती का मतलब सिर्फ एक तो नेपाल से दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? नेपाल से दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। इस दोस्ती के चलते सबसे पहले नेपाल को अपने डेट ट्रैप के अंदर फंसाओ, अपने डेट ट्रैप, यानी एक अपने क्या नाम है, डेट ट्रैप का मतलब होता है कर्ज के जाल में फंसाओ और उससे मनमानी पॉलिसीज बनवाओ। दूसरा, नेपाल की एक खास बात और है, या नेपाल के अंदर एक इंपॉर्टेंस भारत के लिए और है। एक इंपॉर्टेंस ये है कि भारत की बहुत सारी नदियां जो हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल से निकलती हैं, यानी नेपाल जो है भारत की बहुत सारी नदियों का एक सोर्स है। जब नेपाल भारत के लिए बहुत सारी नदियों का सोर्स है तो आप ये देखिए, गंगा से ऊपर की बेल्ट का जो भी एरिया है, ये वाला पूरा इलाका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेपाल से निकलने वाली नदियों के डायरेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर नेपाल चाहे और चाइना अपनी पॉलिसी के अंदर कामयाब हो गया तो मे बी पॉसिबल नेपाल इन नदियों का रास्ता रोककर डैम बनाकर इन नदियों का रास्ता रोक सकता है, और जब चाहे भारत के ऊपर एक वाटर डिप्लोमेसी लागू कर सकता है। एक तो वाटर डिप्लोमेसी लागू होगी और उसके साथ साथ जब चाहे वो अपने डैम का पानी खोलकर भारत को बिना बताए अपने डैम का पानी खोलकर भारत के इस हिस्सों के अंदर कहीं पर भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। तभी आप देखोगे जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उनकी एक दूसरी यात्रा लगभग 2015 के आसपास या 2014 में ही नेपाल की हुई थी, और नेपाल को 6,500 करोड़ रुपए जो थे वो गिफ्ट किए थे, या यूं कहें कि उनको प्रेजेंट किए थे। और 6,500 करोड़ रुपए प्रेजेंट करने के बाद ये कहा था कि आपकी ये जो काली रिवर में 7 नदियां हैं इन पर प्लीज़ आप डैम बना लो। उसके लिए हम आपको फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हैं और सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, बस प्लीज़ आप किसी तरीके से इस एरिया पर डैम बना लो। उसके बाद भी भारत सरकार बहुत सारी नेपाल सरकार को रियायतें देती है, उसको बहुत उनके लिए एक स्पेशल बजट होता है, जैसे कहें कि ग्रांट्स होती हैं जो नेपाल के लिए स्पेशली मौजूद हैं। लेकिन इंडिया, भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के पास अपनी समस्याएं पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ इंडिया के पास अपनी समस्याएं पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काम कर रहा है। यहाँ पर अगर इंडिया 1 रुपया देता है तो चाइना वहाँ पर 10 रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि चाइना इंडिया को किसी भी तरीके से
घेरना चाहता है और नेपाल के अंदर अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। उससे एक तो चाइना को एक तो नेपाल के अंदर अपने लिए मार्केट मिलेगी, और एक तो नेपाल के अंदर अपने लिए मार्केट मिलेगी, और साथ साथ मार्केट मिलने के साथ साथ क्या होगा कि इंडिया को दबाने का एक मौका मिलेगा। अगर नेपाल पाकिस्तान चाइना के फेवर में चला जाता है, चाइना की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, तो आने वाले समय में नेपाल जो है वो चाइना का एक बहुत तगड़ा अलाई बन सकता है और इंडिया के लिए एक नुकसानदायक बात होगी ये, समझे, क्योंकि आपके सर पे बैठा हुआ ये देश है। अब यहाँ नेपाल की थोड़ी सी पॉपुलेशन को देख लिया जाए। अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो यहाँ बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा नेपाल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो पहाड़ी नेपाल है जो लेसर हिमालयाज और अपर हिमालयाज के अंदर मौजूद है, और दूसरा वो नेपाल है जो कहीं ना कहीं मैदानी इलाका है। ये जो ऊपर वाला है ये हिमालय वाला नेपाल है, या जिसे कहेंगे नॉर्दर्न नेपाल जो है, नॉर्दर्न नेपाल। ये जो उत्तरी नेपाल या फिर ये कहें कि नॉर्दर्न नेपाल है, उत्तरी नेपाल या फिर जो नॉर्दर्न नेपाल है, ये पूरे का पूरा माउंटेन्स का है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ के पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ अगर आप नीचे वाले इलाके में देखें, जिसकी जनसंख्या लगभग 40% के आसपास है, ये लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, और ये लोग मेनली यूपी और बिहार से गए हुए लोग हैं। ये लोग यूपी और बिहार से वहाँ नेपाल गए हुए लोग हैं, माइग्रेटेड लोग हैं, या फिर यूं कहें कि शुरू से ये लोग वहीं पर रहते थे, समझे। बंटवारे के अंदर या यूं कहें कि नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रीटी ऑफ संगौली वगैरह हुई थी, उसके अंदर ये इलाका नेपाल के राज्य के लिए छोड़ दिया गया, मैदानी इलाके। इसी को कहा गया था मधेश, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो कहलाए मधेसी। मेनली इस इलाके वाले वेस्ट ईस्टर्न यूपी और बिहार के कांटेक्ट में जो लोग थे उन्हें कहा गया मधेसी। यहाँ ये जो मधेसी हैं ये पूरी पॉपुलेशन का 40% है। यहाँ ये जो मधेसी हैं ये पूरी पॉपुलेशन का 40% हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, आर्थिक जो क्षमता है ये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ये लगभग 65 से लेकर 70% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अर्थव्यवस्था में 65 से लेकर 70% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, निवेश करते हैं। जब 65 से 70% तक ये लोग निवेश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर इनका डोमिनेंस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन समस्या यहीं पर क्रिएट हो जाती है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहाँ इनकी संख्या कम है, भले ही ये पैसा 65 से 70% कमा रहे हों, लेकिन इनकी संख्या जो है वो कम है, और पहाड़ी जो हैं वो हमेशा इस तरीके से डोमिनेट करते हैं कि 60% पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट कर जाती है। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट पहाड़ी वर्सेस मधेसी का एक कॉन्फ्लिक्ट नेपाल के अंदर रेगुलर चलता हुआ आ रहा है, और पहाड़ी वर्सेस नेपाली का पहाड़ी वर्सेस मधेसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो नेपाल के अंदर लगातार चलता हुआ आ रहा है, उसका असर लगातार देखने को मिलता रहा नेपाल की पॉलिटिक्स में। नेपाल की पॉलिटिक्स में ये लगातार देखने को मिलता रहा। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। असलियत में उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले नेपाल कांग्रेसी जो थी, नेपाली कांग्रेस पार्टी जो थी वो डोमिनेशन में थी, और इस नेपाली कांग्रेस पार्टी के अंदर सुशील कुमार कोइराला नाम के
जो नेता थे सुशील कुमार कोइराला, जो मनीषा कोइराला के पिताजी थे, हाँ पिताजी थे, वो डोमिनेट करते थे नेपाल की पॉलिटिक्स में। तो उन सुशील कुमार कोइराला की जो नेपाली कांग्रेस पार्टी थी वो सत्ता के अंदर मौजूद थी और वो प्रो इंडियन थी। सत्ता के अंदर ये पार्टी मौजूद थी और ये प्रो इंडियन थी। लेकिन जब संविधान बनने लगा तो संविधान के अंदर जब डिसीजंस होने लगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाइए, छोटा सा एक देश है और यह छोटा सा देश लगभग 4 बार अपनी संविधान सभा बना चुका है, लेकिन संविधान नहीं बन पा रहा। आज भी संविधान नहीं है, संविधान बन नहीं पा रहा है, एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं कर पा रही और किन प्रिंसिपल्स पर नेपाल चलेगा वो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस किया गया और एक लंबी चौड़ी प्रोसेस बनाया गया और उस प्रोसेस को इस हद तक या इस तरीके से बनाया गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए था वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिवाइड हो गया। जो वैचारिक मतभेद होना चाहिए था वो एथनिक यानी प्रजातीय मतभेद में शुरू हो गया और पहाड़ी वर्सेस मधेसी होना शुरू हो गया। पहाड़ी वर्सेस मधेसी शुरू हो गया। इस पहाड़ी वर्सेस मधेसी के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 2016-17 के आसपास एक लॉकडाउन हुआ था नेपाल के अंदर, जिसमें मधेसियों को ऐसा लग रहा था कि नेपाल के संविधान में उनके राइट्स या उनके हितों के साथ समझौता किया जा रहा है या उनके हितों का ध्यान में नहीं रखा जा रहा। इसलिए हिंदुस्तान से जाने वाली जितनी भी सड़कें जो पहाड़ी इलाकों तक जाती थी, ईस्टर्न यूपी और बिहार के बॉर्डर से मिलते जुलते और मधेसी डोमिनेटेड इलाके थे, इन सभी मधेसी डोमिनेटेड इलाकों के अंदर सारी सड़कों को रोक दिया गया। भारत से जाने वाले सभी ट्रकों को रोक दिया गया, सभी कन्वॉयज को रोक दिया गया और ऐसा लगने लगा कि नेपाल की इकोनॉमी को इन मधेसियों ने ठप कर दिया। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी तरीके का इंडिया का हाथ होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक पार्टियां इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्री के लिए बुरा होगा और खासकर ऐसा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो दब रही हो या मेजॉरिटी को दबाने की कोशिश की जा रही हो। आपकी जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया था कि हमारा इस लॉकडाउन के अंदर, हमारा इस जो बैरिकेडिंग है मधेसी एरियाज़ के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जब ये कहा गया कि हमारा इससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, देन आई कैन मतलब तब लेना देना नहीं है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट तो था, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ी नेपाल का प्रदेश था, इस पूरे पहाड़ी प्रदेश के अंदर एक एंटी इंडिया वेव, क्योंकि अब धर्म से ऊपर नेशनलिज्म आ गया और एंटी इंडिया वेव उठ खड़ी हुई और इसी एंटी इंडिया वेव का फायदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीज ने उठाया। ये बात है पिछले कुछ ही समय के अंदर, वरना उससे पहले नेपाली कांग्रेस पार्टी जो थी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशंस में थी। नेपाली कांग्रेस पार्टी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशंस में थी, लेकिन एकदम से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो डोमिनेट कर गई। जैसे ही नेपाली कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेट कर गई, तो यहाँ पर भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जिसे आप एनसीपी कहेंगे, वो भी लेफ्ट की पार्टियाँ थी, इन्हें लेफ्ट पार्टीज़ कहा जाएगा और ये भी दो थी। एक लेफ्ट पार्टी वो थी, ये भी दो पार्टीज थी। एक लेफ्ट पार्टी वो थी जो कि माओ को सपोर्ट करती, माओ के आइडियाज़ पर चलती थी, और दूसरी लेनिन के आइडियाज़ पर चलती थी। क्योंकि ये दोनों पार्टियां बटी हुई थी, इसलिए जो कांग्रेस थी वो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, यानी जीत जाती थी। लेकिन अप्रॉक्सीमेट 2017 तक आते आते
चाइना ने इन दोनों पार्टीज को एक साथ बुलाया और इन दोनों का एसोसिएशन करवा दिया। अब ये कंबाइंड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कंबाइंड हो गई, जिसमें बड़ी पार्टी को तो प्रधानमंत्री पद मिला और छोटी पार्टी जो है उसको प्रचंड को जो लेनिनवादी पार्टी है उसका तो मिस्टर ओली जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं और मिस्टर प्रचंड जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शॉर्ट में कहें तो इस टाइम पर नेपाल के ऊपर जिस पार्टी का कंट्रोल है, जिस पार्टी का रूल है, वो चाइना की एक कठपुतली मात्र है या चाइना के इशारों पर काम कर रही है। जब एक पार्टी, रूलिंग पार्टी, किसी विदेशी ताकत की इशारों पर काम कर रही होती है तो देश का बेड़ा गर्क, देश की बर्बादी से, उस देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, एनसीपी है, या जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चाइना के कहे अनुसार काम कर रही है। अभी लगभग 15 दिन पहले का मामला है जब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दोनों धड़े थे, जो प्रचंड वाला धड़ा था और जो ओली वाला धड़ा था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे, तो एक खबर आई कि चाइना ने इन दोनों के बीच में, सोचकर देखिए, चाइना के राजदूत ने दोनों पार्टीज के बीच में समझौता करवाया और दोनों के बीच के जितने भी डिफरेंसेस थे दूर करवाए। ये खतरनाक बात है दोस्तों, बहुत खतरनाक बात है। सोचिए, चाइना ने दोनों पार्टीज का समझौता करवाया और उस समझौते के चलते, यानी चाइना जो है वो आपके बहुत अच्छे मित्र देश की पॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, उसको गाइड कर रहा है कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। सोचिए कितना खतरनाक सिचुएशन होगी, सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन होगी। अब इसके अंदर अब देखिए इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इसका क्या लेना देना है। अब यहाँ ये जो लीपू लेख वाला मामला है, ये जो लीपू लेक का मामला है, काला पानी लीपू लेक लगभग इस ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। काला पानी लीपू लेक के अंदर जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, लेकिन कुछ जगहों पर, मतलब ये नेपाल का कहना ये है कि इससे जो वेस्ट में है वो इंडिया है और इसके जो ईस्ट में है वो नेपाल है। लेकिन जहाँ से ये काली रिवर निकलती है, सोर्स ऑफ काली रिवर, यहाँ पर डिस्प्यूट है। लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका है, क्योंकि ये एक लीपू लेक पास और उसके ऊपर के ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर में वो जो फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ काली रिवर है, काली नदी की जो पहली धारा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन को बदलती रहती है। अब यहीं से, लेकिन क्या रियलिटी के अंदर यहीं पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि क्या सच में ये जो इशू लीपू लेक वाला है या काली नदी वाला है वही है? तो नहीं। समझिए, नेपाल भी एक नेशन है और वहाँ पर नेशनलिस्ट लोग रहते हैं। तो या तो वो नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत हो, या फिर वो एंटी इंडिया की भावना से ओतप्रोत हो, या फिर वो एंटी चाइना की भावना से ओतप्रोत हो। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर सारी के सारे डिसीजंस चाइना लेता हुआ नजर आया और सारी चीजें एंटी चाइना नजर आई, तो चाइना की जो सपोर्टेड नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए चाइना के ऊपर हमेशा ये दबाव रहता है कि चाइना हमेशा एंटी इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे बनाए रखे। चाइना हमेशा एंटी इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखे, एंटी इंडिया जो मोमेंट है, एंटी इंडिया जो ओपिनियन है लोगों का, वो बनाए रखे। और इस ओपिनियन के पीछे चाइना अपनी हरकतें करता रहे। तो आपको तीन चीजें यहां पर जोड़कर देखनी होती हैं। एक वो कि चाइना इज कंट्रोलिंग नेपालीज गवर्नमेंट, China is controlling Nepalese government, पहली बात।
दूसरा, आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि चाइना ने पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को चाइनीज मैप में दिखा दिया। और उससे बड़ी खास बात यह है, नेपाल डिड नॉट ऑब्जेक्टेड। सोच कर देखिए, नेपाल की सबसे बड़ी जो यूएसपी है माउंट एवरेस्ट है, और चाइना ये कह रहा है कि ये जो नेपाल, ये नेपाल में नहीं, ये तो हमारा हिस्सा है। नॉर्मली ट्रीटी ये है कि माउंट एवरेस्ट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो चाइना का है और साउथ वाला पार्ट नेपाल का है। चाइना ने पहले तो नेपाल को दबा के नॉर्थ वाले पार्ट पे क्लेम किया, लेकिन उससे पहले जो था माउंट एवरेस्ट का पूरा माउंट एवरेस्ट नेपाल के कंट्रोल में था। चलो फिर भी अब ये कहा कि जो साउथ वाला पार्ट है माउंट एवरेस्ट का वो भी नेपाल में नहीं चाइना के अंदर है, और चाइना ने जान के एक मैप इशू किया। गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट में डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं पा रही, नतीजा क्या, चाइना ने उसे कंट्रोल कर लिया। गवर्नमेंट उसके एहसानों तले दबी हुई है, चुपचाप माउंट एवरेस्ट पे कब्जा कर लिया। उसके बाद पता लगा ये खबर नेपाल के अंदर अगर फैलेगी तो प्रॉब्लम आएगी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आएगी। मौका मिला एक रोड बनने का, जो लीपू लेक के अंदर आईटीबीपी, इंडियन इंडो तिब्बत पुलिस, बॉर्डर पुलिस जो थी उसने डेवलप की थी, बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब यहां वो जो रोड थी वो आज की तो बन नहीं रही, उसे बनाते हुए लगभग पिछले 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल से वो रोड लगातार बन रही है। आम आदमी को इस रोड से मतलब नहीं है। आम आदमी को यह भी नहीं पता कि ये जो रोड है ये किस टेरिटरी में बनी हुई है। लेकिन दो घटनाओं को दबाने के लिए और नेपाल में एंटी इंडिया जो ओपिनियन है उसको हवा दिए रखने के लिए इसे इशू बना दिया गया, और नेपाली मीडिया के अंदर यह शोर मचा दिया गया कि इंडिया ने आपकी टेरिटरी पर कब्जा करके रोड बना दी। अब काठमांडू के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, और जो चाइना के अगेंस्ट एंटी चाइना जो एक ओपिनियन डेवलप होना था उसकी जगह एंटी इंडिया ओपिनियन डेवलप हो गया। नेपाल वाले और गुस्से में। ऐसा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा नेपाल के अंदर भूकंप आया था और पूरा काठमांडू तहस नहस हो गया था, इंडिया ने सबसे पहले वहां मदद भेजी थी और सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था। लेकिन लास्ट में फिर दोबारा एंटी इंडिया ओपिनियन को भड़का दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, वहां रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, और लास्ट में ये ओपिनियन डेवलप कर दिया गया कि इंडिया वाले नेपालियों की ये कहकर बेइज्जती कर रहे हैं कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और वहीं की उस प्रचंड सरकार ने ये नोटिस मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने लोगों को बुला लीजिए, जितना रिकंस्ट्रक्शन हो गया उसके लिए थैंक यू। यानी इंडिया ने वहां पर चाइना को रियल ग्राउंड पर स्पेस नहीं दिया। इंडिया ने चाइना को रियल ग्राउंड पर स्पेस नहीं दिया, तो चाइना ने पब्लिक ओपिनियन का सहारा लिया कि पहले आप काम कर दो। इंडिया ने काम भी किया, लेकिन इंडिया को उस रिकंस्ट्रक्शन का क्रेडिट नहीं लेने दिया। ये बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। क्यों चल रही है ये भी मैंने आपको बताया। चाइना खेल क्या खेल रहा है वो भी मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसे करना जरूर, इसके ऊपर ध्यान दिए रखिएगा, सिचुएशंस बड़ी खतरनाक हैं। इंडिया, और यहीं पर एक सिविल सेवा का अधिकारी जो होता है, सिविल सर्वेंट जो होता है, वो ये देखता है कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। भारत के सर पे आपका दुश्मन आकर खड़ा हो गया है, सर पे आगे दुश्मन खड़ा हो गया, तो आपसे कैसे निपटा जाए ये देखने की जरूरत है। जब ये देखने की जरूरत है, जब आप ये देखेंगे तभी आप असली सिविल सेवक बन पाएंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों,
इस वीडियो में मैंने आपका जो एक ओपिनियन था, अपना ओपिनियन जो था वो रख दिया, और इसी के हिसाब से आप लोग आगे भी पढ़ेंगे। जो लीपू लेख वाला मामला है इंडिया और नेपाल का, वो बहुत ज़्यादा गहरा इसलिए है क्योंकि असलियत में इंडिया की इसमें कोई गलती नहीं होकर वास्तव में ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसका शिकार इंडियन डिप्लोमेसी हो रही है, और यहाँ नेपाल में कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेसी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे अगले किसी वीडियो के अंदर, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।